आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का मेरा विषय है अरबी मदारिस। तमाम आप लोगों ने देखा है, क़रीबन 10 से 15 दिन पहले लगभग सभी अखबार में छोटी बड़ी न्यूज़ के तौर पर शाये हुआ है कि नेपाल, यूपी, बिहार, बंगाल से सटीक जहाँ अरबी मदारिस है सैकड़ों, वो हुकूमत के राडार पर है। वहाँ की हुकूमत के राडार पर इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसे पता चला है कि भाई गैर ममालिक से यानी बैरूनी मतलब बाहर देशों से उनको फ़ंड मिला है, जो पैसा मिलता है दान की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में, जो भी है उसका रिकॉर्ड देखना है, क्या है सारी बात है। चलिए, ज़रूरी है क्योंकि जहाँ देश की सुरक्षा से मामला जुड़ जाता है तो वहाँ पर ये चीज़ होना भी चाहिए। सरकार को सतर्क भी रहना चाहिए, निगाहें बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश से सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है। मैं तमाम हिंदुस्तान के हमारे उलमाए इकराम और बिलखुसूस हमारे पास 4-5 तंजीमें जो पूरे लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमानों का अहाता करती है, यानी हम कह सकते हैं कि एक तरह से उनकी तर्जुमानी करती हैं, एक तरह से उनकी नुमाइंदगी करती हैं, और ये भी कह सकते हैं कि 4-5 तंजीमों पर 20 से 25 करोड़ मुसलमान भले अलग मसलों के नाम पे क्यों ना हो, अलग तंजीमों के नाम पे क्यों ना हो, अलग जमातों के नाम पे क्यों ना हो, लेकिन उन पर भरोसा जताती है, एतमाद ज़ाहिर करती है, उनकी बात पर लब्बैक कहती है और उनकी बात का अमल भी करती है। जिसमें 4-5 जमातें देखिए, नंबर 1 पे है जमात इस्लामी हिंद, नंबर 2 पे है तबलीगी जमात, नंबर 3 पे जमीयत उलमाए हिंद, अहले हदीस और अहले सुन्नत वल जमात। ये 4-5 तंजीमें ऐसी हैं जो पूरे हमारे हिंदुस्तान के 20-25 करोड़ मुसलमानों को लेके चलती हैं, बड़े अच्छे अंदाज से, जमहूरी अंदाज से, क़ानून के दायरे में। और शब रोज़ हम समझते हैं कि सभी तंजीमें बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं, मुल्क में अमन अमान कायम करने में अपना योगदान देती है, मदद देती है, भाईचारे को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, मुख्तलिफ़ त्योहारों के मौके पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटी करती हैं ताकि मुल्क में भाईचारे की एकता की फ़िज़ा कायम रहे। ऐसे बहुत से काम होते हैं और मुल्क में गंगा जमुना तहज़ीब को, कल्चर को कायम रखने के लिए 4-5 तंजीमें मिलकर कहीं न कहीं अपने तौर पर भी वक्तन फ़क्तन हुकूमत के साथ मिलकर भी मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ पर जब नाजुक सूरत हाल बनती हैं, हालात कशीदा होते हैं, तो एक तालमेल से काम करते हैं और कहीं न कहीं अपना एक फ़र्ज़ अदा करते हैं और अपने मादरान वतन से मोहब्बत का इजहार करती हैं और अमली तौर से सबूत देती हैं कि हम शाहाना बशाना मुल्क अज़ीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बक़ा के लिए, उसकी सालिमियत के लिए, इत्तेहाद भाईचारे के लिए तन मन धन से हम आपके साथ चलने को तैयार है, चल रहे हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। इस तरह के पैगामात हम देखते हैं। लेकिन मैंने इसी चैनल के माध्यम से कम शायद 6-7 महीने पहले बोलिए या ज़्यादा साल भर हो रहा होगा, मैंने तमाम देश की इस्लामी तंजीमें को से कहा था, अपील भी की थी। वो वीडियो रिकॉर्ड मैंने इसी चैनल पे किया था, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वक्त आ गया है कि असरी तालीम पर जोर दिया जाए। लेकिन पता नहीं, थोड़ा बहुत देखने में आया, जिस तरह से असर होना चाहिए था असर नहीं हुआ। तो फिर एक बार रिमाइंड के तौर पर मैं तमाम ज़िम्मेदारान से बड़े अदब एहतराम के साथ से गुजारिश करता हूँ कि देखिए, यूपी, बिहार, नेपाल और जो भी है और जो भी हम देख रहे हैं, कहने की सरकारें हर राज्य अपने अपने तौर से अलर्ट है कि भाई मदरसे पे चंदा कहाँ से आ रहा है, कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ये अखबारात में भी आ चुका है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तौर से कह रहा हूँ। अलर्ट है, छानबीन हो रही है, गहरी नज़र है। हमें इसका विरोध भी नहीं है क्योंकि मैंने पहले कह चुका हूँ कि देश से सालिमियत का मामला जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, हम देखते हैं कि जब जो भी मदरसे पूरे भारत में जहाँ भी है तो आलीशान इमारतें बनी हुई हैं, कम से कम 60-70% हम देख सकते हैं कुशादा ज़मीन है और कई 5 एकड़, कई 7 एकड़, कई 2 एकड़, कई 10 एकड़ ऐसी ज़मीन पे आबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये फ़िरक़ा परस्तों को खटक रहे हैं और कोई ना कोई बहाने की आड़ में एक शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात मैं एक बार क्लियर कर दूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि अभी आपने अखबार में पढ़ा है कि खासगीकरण यानी स्कूल कॉलेज का खासगीकरण की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है। ये अखबारात में आ गया है और कहने कि सरकार अपने अपने तौर से काम पे लगी हुई है। अब ज़रा गौर कीजिए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक, गोपाल कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक, महबूबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक और मुख्तलिफ़ कमेटियों की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान तालीम के मैदान में इतना बिछड़ गया है कि आवाज़ दलितों से है ना, हमारी बिछड़ी जाति से भी बिछड़ कर रह गया है। माशी एतबार से भी तालीम के मैदान में भी इल्ला माशाल्लाह कई जो शहर है जैसा औरंगाबाद है, कुछ मालेगांव है, कुछ 2-5 ऐसे 10 भी शहर हो सकते हैं जहाँ पर कुछ हद तक मुसलमानों का तालीमी ग्राफ बढ़ा हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन 80% या 90% हम कह सकते हैं कि मुसलमानों का तालीमी ग्राफ एकदम बिछड़ गया है। अब आप गौर कीजिए कि अब तालीम प्राइवेट हो गई है। पहले मुसलमान अल्लाह अल्लाह करके रोते धोते सरकारी मतलब ज़िला परिषद बोलिए, महानगर पालिका बोलिए या खैराती इदारे बोलिए, जो भी है मतलब वहाँ पर पढ़ रहे थे इनके बच्चे बच्चियाँ। तो उसके अंदर भी हमारा ये हाल था कि हम बिछड़ के रह गए। ये रिपोर्ट है कमीशन की। अब ज़रा तस्वर कीजिए जब प्राइवेटेशन हो जाएगा, जहाँ जहाँ महीने की फ़ीस 300 रुपये फ़ी बच्चा, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये जैसे भी है जब ली जाएंगी प्राइवेट के नाम पर, तो फिर ये गरीब लोग भरेंगे कहाँ से? क्योंकि जाहिर सी बात है घर में कम से कम 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे पाए जाते हैं। अब मान लीजिए अगर एक घर में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब एक बच्चे से अगर 300 रुपये महीना भी अगर ले रहे हैं प्राइवेटेशन के नाम पर महंगे के हिसाब से, तो 4 बच्चों को जाते हैं एक महीने के 1200 रुपये, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा अलग, यानी कि 3000 रुपये महीना गरीब कहाँ से दे? जबकि उसकी आमदनी 15,000 रुपये महीना है या 20,000 के आसपास है। तो जब 4-5 हज़ार रुपये एजुकेशन पर जाएगा तो जाहिर सी बात है गरीब नहीं पढ़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो आमतौर से देखा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं जाता है। जान दो आप, लड़की को चूल्हा जलाना है, क्या ज़्यादा पढ़ाते। यानी पहले लड़कियों का ग्राफ, तालीमी ग्राफ कम था, वो और कम हो जाएगा। और जो 2 बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें जाहिर सी बात एक आधी बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेटेशन में फ़ीस कहाँ से देंगे? फिर उनका यूनिफॉर्म है, जूता है, फिर उनकी ट्यूशन फ़ीस है, ये सारे चोचले यानी दिखावा, रियाकारी बढ़ती है। और जाहिर सी बात है एक नेशनल बात है, जब एक क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे, 40 बच्चे ट्यूशन में जा रहे हैं तो 10 बच्चे के मन में खलता है, तो 10 बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं कि मेरे दोस्त, मेरे साथी ट्यूशन को जा रहे हैं ताकि अच्छे नंबर से पास होके। तो ये बच्चे भी माँ बाप से मुतालबा करते हैं कि अब्बा, अम्मी, अब्बू हमको भी ट्यूशन लगा दो। जब मालूम करते हैं साल की फ़ीस क्या है, तो कहीं 15,000 का, 20,000 का, 30,000, ये आज के आंकड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। अब वो गरीब कहाँ से देंगे? जो रिक्शा ड्राइवर है, जो मट्टी काम को जाता, जो होटल में काम करता, मट्टी काम को जाता, कंपनी में तनख्वाह क्या है? लफ्ज़ कंपनी कितना अच्छा लगता, ऐसा लगता हम सऊदी अरब में। लेकिन कंपनी में जो काम करते हैं उनको पूछो, जो 12 घंटे काम करें उनको पूछो तुम्हारी तनख्वाह क्या है, तो वो बोलेंगे 12 घंटे में कट कुटा के हमारे हाथ में, कोई कहेंगे 10,000 आती, कोई कहेंगे 12,000 आती, इसके ऊपर नहीं आती। बस का है, थोड़ा प्रिंटिंग खर्चा है, थोड़ा प्राइवेट खर्चा है, जो भी है, या अगर गाड़ी से जाते हैं 2 व्हीलर पे तो पेट्रोल खर्चा है, कट कुटा के हाथ में इतने आते। कुछ उसमें PF फंड करता है, क्या क्या करता, और भी मतलब पैसे काम हो जाते। तो ऐसी हालत में बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? भाई दलित समाज को, बछड़े समाज को आरक्षण के नाम पे तो मिल रहा है, चाहे सरकार BJP की हो, सेना की हो, या कल को अगर RSS भी अगर सियासी मैदान में कूद जाती है, अगर वो बहुमत में आ जाती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा, तो उनके राज्य में भी इनको आरक्षण के नाम पे जो सहूलत मिलना है मिलेंगी। यानी कहने का मतलब क्या है, सरकार किसकी भी आओ, सेकुलर की आओ कि जिसे हम एक आम तौर से कहते हैं फ़िरका परस्त पार्टी आओ, कोई भी पार्टी आओ, जो आरक्षण के नाम पर बिछड़ी जाति को जो मिलना है मिल रहा है। कल भी मिल रहा था, उससे पहले भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है और कल भी मिलेगा, क्योंकि संविधान में मिला हुआ है। नहीं तो फिर बिछड़ी समाज के लोग ऐसे हैं, जालच पैजे आता कराई का है, तो खाली वर मुंडी पैर और नीचे ऊपर बोलते ना, तो फिर वो सरकार भी घबरा जाती है, नको भाई ये लोग बहुत अलग डेंजर है। देखते हैं आप। तो कहने का मतलब क्या, ये हाल मुसलमानों का नहीं है। मुसलमानों का हाल तो इतना बुरा है कि कोर्ट से उनको मिलता है बेचारों को 4-5% आरक्षण, तो वो भी मिल नहीं पाता है। यानी कोर्ट का जो सुझाव है, एक उनका आदेश है, वो भी अमल में नहीं आता है। इतने बुरे हाल तो मुसलमानों के चढ़े, इतने बुरे हाल तो मुसलमान लीडर के चढ़े। मैं आपको कहने के मैं तमाम जाविये से आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप ये नहीं सोच सकते कि चलो हम सरकार से मांग लेंगे, चलो हम हमारे को लीडरशिप को बोलेंगे, कि सेकुलर पार्टियों को बोलेंगे। ये अगर आपके जहन में चल रहा होगा तो ये सबसे बड़ा धोखा है। 75 साल में धोखे पे धोखा मिला, और अब जो कानून कायदे में तरमीम हो रही है, जो बदलाव हो रहे हैं, उसके पस मंज़र में
तो आप खुल्लम खुल्ला बोलेंगे घर को जाओ, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन होगा, पढ़ना है तो पैसे दो, नहीं तो घर को जाओ, नहीं तो मट्टी काम को जाओ, नहीं तो पप्पड़ बेचो, भंगार बेचो। एक जनरल बात है ये। तो हमारे जो चारों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, जिनके ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ़ मकातिब चलते हैं, मदरसे चलते हैं, या मदरसे को अपने तौर से इमदाद देते हैं, और कुल मिला के अगर जायज़ा लिया जाए तो करोड़ों रुपए का फ़ंड मदरसों को जाता है, ज़कात की शक्ल में, खैरात की शक्ल में, अतियात की शक्ल में, मुख्तलिफ़ मवाक़िफ़ की शक्ल में, रमज़ान के मौके पर और क़ुरबानी के मौके, चरम के जो चमड़ा दिया जाता है उसकी बुनियाद पर, उसके ज़रिए से ये जाता है। तब सवाल ये है कि जो बच्चे मदरसे से बाहर चल रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा ठोस आंकड़ा नहीं है, ऐसा ठोस आंकड़ा नहीं है कि ये साल इतने लाख बच्चे, पूरे भारत देश में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चे, इतने लाख बच्चे हाफिज़ बने, तो उनका तालीमी ग्राफ क्या था। उन्हें असली तालीम में मतलब पास करते हुए, असली तालीम हासिल करते हुए कितने डॉक्टर बने, कितने मास्टर बने, कितने इंजीनियर बने, नहीं है। अगर है तो वो 1% से भी कम है, आप चेक कर लो जाके। और करोड़ों रुपया ज़कात की शक्ल में जा रहा, और हमारे 96% बच्चे असली मदारस में पढ़ रहे। असली से मुराद बोले तो ज़िला परिषद, महानगर पालिका या प्राइवेट स्कूल जो संस्था के मारिफत चलते हैं, 96 बच्चे पढ़ रहे। ये 96 आंकड़ा मैं एतमाद से इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 10 से 15 साल, 12-13 साल पहले ETV पे एक शो चल रहा था जिसमें मुसलमानों के मसले बातचीत चल रही थी। तो वो शो के अंदर सर्वे की रिपोर्ट की बात निकल के आई थी, ETV उर्दू, आप खंगाल सकते हैं अगर खंगालना चाहे, देखना चाहे तो। उसके अंदर लगभग 12-15 साल पहले बताया गया था कि मुसलमानों का 4% बच्चे अरबी मदारिस में पढ़ते हैं और 96% बच्चे असली तालीम पढ़ते हैं। और ये आंकड़ा भी निकल के आया था कि मुसलमानों की करीब 80 से 90% ज़कात का जो बड़ा हिस्सा अरबी मदारिस में या मस्जिद के इसमें हवाले हो जाता है, और 10% जो है वो गरीब गुरबा में तकसीम होती हैं। ये सर्वे की रिपोर्ट पे बुनियाद पे कह रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये है, ये कहाँ की अक्लमंदी है, कहाँ की दानिशमंदी है कि 96% मुसलमानों का बड़ा तबका गरीबों के बच्चे असली तालीम में पढ़ते हैं, ज़िला परिषद में पढ़ते हैं, महानगर पालिका में पढ़ते हैं, संस्था के मार्फत चलने वाले स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं। वहाँ ज़कात का हमारा कोई निज़ाम, ठोस निज़ाम नहीं है। और मदरसे जो चल रहे हैं, जबकि 4% बच्चे, यानी अगर 25 करोड़ की आबादी पकड़ ली जाए तो 25 करोड़ का 4% बच्चे मदरसे पढ़ते हैं, और 90 से 96% ज़कात वहाँ चले जाती है। ठीक है, मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं है, वहाँ दीन की तालीम हो रही है, सारी बात सही है, शायद आप सोच रहे होंगे। लेकिन सवाल ये साहब कि आंकड़े बताइए ना कि फ़ला साल में इतने बच्चे हाफिज़ बने, तो हाफिज़ बनने के साथ उन्होंने 12वीं पास किया, 10वीं पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, D.Ed पास किया, सरकारी महकमे में गए, या अपने तौर से प्राइवेट स्कूल शुरू करे या क्लासेस शुरू करे। ऐसा आंकड़े निकल के आना चाहिए ना कि मुख्तलिफ उन्होंने ITI किया। इल्ला माशाल्लाह थोड़ा बहुत अब ये 8-10 सालों में थोड़ा बहुत देखा जा रहा है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स भी ज़्यादा नहीं है, एग्जाम्पल, अगर कोई मदरसे में 500 बच्चे पढ़ रहे और वहाँ ITI का नज़्म है, अब देख अभी भी है, तो 500 में पूरे 500 बच्चे ITI भी नहीं पढ़ते ना, 500 में से मुश्किल 40 बच्चे पढ़ते, आप जाके इंक्वायरी कर लो, ये 100 बच्चे पढ़ते, यानी कुल मिला के फिर वही आंकड़ा 2%, 3% पे आ रहा, अगर एवरेज निकाले तो। सवाल ये है कि जब प्राइवेटाइजेशन, खासगीकरण जब होने जा रहा स्कूलों का, जैसे सरकार कदम बढ़ाने वाली है, पेपर में आ रहा है, तब जब प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगा, तो पहले मुसलमानों का तालीम में ग्राफ नीचे था, जब प्राइवेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात से सुपड़ा साफ हो जाएगा। यानी कि हो सकता है, अगर मैं कल्पना करूं, अगर तस्वर करूं कि प्राइवेटाइजेशन हो गया और आज से 20 साल के बाद अगर कोई मुसलमान को पूछे, कोई नौजवान को पूछे कि बेटा तुम कितनी पास हो, तो क्या कहेंगा? 4वीं पास, 6वीं पास, 8वीं पास और आखिरी दर्जे पे मैट्रिक पास। ये 4 आंकड़े। उनको बोलेंगे ऐसा क्यों है, तो वो कहेंगे कि हमारा घर किराए का था, हम 4 बहन थे, माँ बाप थे, 6 थे, और हमारा अब्बा रिक्शा चलाते थे, मिस्त्री काम को जाते थे, पेंटर काम को जाते थे, पप्पड़ का धंधा करते थे, फुटपाथ पे कारोबार करते थे, तो उनकी आमदनी नहीं थी बराबर। तो हम 4 भाई बहन थे, हमारे वालिद साहब ने गरीबी के हिसाब से 2 को पढ़ाए,
फिर हमारा बाद में हालात ऐसे चले गए कि माँ बाप बीमार रहने लगे, तो फिर एक भाई ने पढ़ाई छोड़ दिया। फिर एक भाई को क्या करे, काम पे लगा दिए, होटल में लगा दिए, मिस्त्री काम को लगा दिए। यानी एक भाई ने पढ़ा, वो पढ़ने में क्या होगा, तो वो भाई ने भी आके मैट्रिक में आके दम तोड़ दिया कि जान दो भाई अब मेरे माँ बाप बहुत ज़ईफ़ हो गए, बीमार हो गए, किसको टीबी है, किसको कैंसर है, अल्लाह ना करे जो भी है मसले मसाइल है। फिर इसमें एक भाई दो बहन जवान हो जाती, फिर शादी फिक्र आ जाती। फिर बाप ने बच्चे की शादी फिक्र करना कि बच्चे को पढ़ाना, ये सवाल है। और ये आपको सोचना पड़ेगा साहब। मैं है ना छोटा मोटा सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं छोटा मोटा सोशल मीडिया चलाता हूँ, और मेरी गहरी नज़र है, मैं तमाम हिंदुस्तान के जो अखबार शाये होते हैं बड़े बड़े लेवल पर, मुंबई से उर्दू टाइम्स, इनकलाब, दिल्ली से दावत है, नशेमन है, बड़े बड़े अखबार का मुताला करता हूँ, इनके दानेश्वर के आर्टिकल को पढ़ता हूँ, इनके तग़ज़िये को मैं पढ़ता हूँ, और मैं फ़िक्रों में डूबा रहता हूँ। अब सवाल ये है, मेरे जैसा मामूली बंदा जो ख़ुद मतलब यूँ समझ लीजिए कि रोज़ कमाता रोज़ खाता है, जिसका घर किराए का है, वो इतना फ़िक्रों में डूबा हुआ है, तो आप तो उलमा इकराम है, आपके पास तो लाखों रुपये कौम भरोसा करके आपको लाखों करोड़ रुपए की ज़कात देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आलीशान मदरसे है, तो आपने कितने फ़िक्रें करना चाहिए। मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा, आपकी तो रातों की नींद हराम हो जाना। क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है। आप स्टेज पे आके, मस्जिद में आके, इस्लाह माशरे के नाम पे इस्लामी जलसे होते हैं, मस्जिदों में होते हैं, खुले मैदानों में होते हैं, इज्तिमा की शक्ल में होते हैं, तो आपको जो अंदाज़ रहता है, ऐसा लगता है कि पूरी उम्मत का दर्द आपके सीने में समेट कर रह गया है। क्योंकि हम मौजूद थे, आपकी तकरीर सुन के आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपकी रातों की नींद हराम हो गई होंगी, लेकिन ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, तो ऐसा क्यों हो रहा है। और आज हम क्या बोलते हैं कि फ़िरका परस्त ताकतें मुसलमानों के नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं, बीजेपी के ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं, शिवसेना पे उंगलियाँ उठाते हैं, आरएसएस पर टारगेट करते हैं कि भैया मुसलमानों के जो है तो हक़ में नहीं है, ये हमारे दुश्मन है, ये सियासी दुश्मन है, पेश किया जाता है, कहा जाता है, अफवाह का बाज़ार गर्म किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस शोबे जात में रोकने को, ये तालीम के मैदान में रोकने को कौन सा कानून आपको रोक रहा है, कौन सी पार्टी आपको रोक रही है, कौन सी पार्टी रोक रही है। अब बोलिए आप ज़रा ठंडा दिमाग लगा के, जो नेपाल से सरहदी जो इलाके हैं, बिहार है, बंगाल है, और भी दीगर जो इलाके हैं समुद्री रियासतों से जुड़े हुए हैं, वो मदरसे वहाँ के राडार पे है, हज़ारों की तादाद में है, आपने देखा। अब आप बोलिए कि वो मदरसे को, यानी यूपी से, बिहार से, हमारे औरंगाबाद में चंदा होता है, महाराष्ट्र में भी चंदा होता है, हर रमज़ान में लोग कोई 1000, कोई 500, कोई 10,000, अल्लाह के नेक बंदे हज़ारों से देते हैं, कोई 50 रुपये भी देता है, कोई मेरे ऐसा सादा आदमी है 10 रुपये भी देता है, मतलब देता है। यूपी वालों को भी देता है, बिहार वालों को भी देता है, कश्मीर वालों को भी देता है, बंगाल सेट के इलाकों को भी देता है। वो बोलते हैं सैलाब आ गया भाई, मदरसा भाग गया, ऐसा होगा, आप देखते हैं लोग देते हैं। अब इतने सालों से, 20-25 सालों से मैं आपको एग्जांपल दे रहा कि महाराष्ट्र का मुसलमान सैकड़ों मदारिस को ज़कात देता रहा। चलो भाई मदरसे का काम है, नेक काम है, अच्छा काम है, यतीम गरीब बच्चे पढ़ रहे, जान दो इस बहाने से बच्चे इस्लामी माशरे में रहेंगे, नेक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, ये तसव्वुर के साथ अल्लाह इसका अजर देंगे। आप ज़कात देते हैं, अतिया देते हैं, खैरात देते हैं, सदका देते हैं, जो भी देते हैं। अब मदरसे बारी आई, अब मदरसे में गड़बड़ी पाई गई, चंदा में घोटाला हुआ, आप अखबारात में देखते हैं कई फर्जी मदरसे पाए गए हैं, कई फर्जी मदरसे के बच्चे पाए गए हैं, 1-2 साल पहले अखबारात में आ चुका। अब गवर्नमेंट ने अगर उसको एक्शन में ली और बोलिए आप बंद करो धंधे, मतलब जो गलत चल रहे हैं उनकी बात कर रहा मैं, तो हो सकता है फिर सैकड़ों मदरसे राडार पे आएंगे, बंद पड़ जाएंगे। फिर सवाल ये है कि 20-25 साल से हम जो ज़कात दे रहे महाराष्ट्र का मुसलमान, लाखों रुपया, करोड़ रुपया कुल मिला के, तो फिर हमारी ज़कात देने का मतलब क्या निकला, क्या निकला। अब आप कह रहे होंगे हज़रत तुमको समझता क्या, 20-25 साल में कितने बच्चे हाफिज़ बने होंगे, कितने बच्चे मुफ्ती बने होंगे, कितने बच्चे आलिम बने होंगे, शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, शायद आप बोल रहे होंगे, तब उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। तो ये सवाल करो ना, मैं वही पहले स्टार्ट में कहा ना कि कितने मुफ्ती काबिल बने, कितने आलिम काबिल बने, इल्ला माशाल्लाह बस वही कोई मदरसे में नौकरी मिल गई, कहीं अज़ान देने की नौकरी मिल गई, कहीं इमामत की नौकरी मिल गई, कहीं मकतब में जो है तो मदरसे पढ़ाने की नौकरी मिल गई,
और क्या नौकरी है और क्या उनको बेनिफिट है, 10,000 15,000। फिर बेचारे रमज़ान आ रहा, फिर बेचारे मदरसों के ज़रिए से 2 पैसे कमा रहे, उसके आड़ में कुछ ज़कात का मतलब अच्छे अंदाज से लेके अपने घर बार चला रहे। यानी जो हमारे जिनके सीनों में कुरान हिफ्ज़ है, जो मुफ्ती इकराम है कि जिनके एक फ़तवे से हम अलर्ट हो जाते, हमारी ज़रूरत नहीं होती कि उनके वो फ़तवे को हम पार करें। इतने बड़े मुकाम पे फायज़ लोग परेशान हाल घूमते। मैंने लॉकडाउन में देखा, औरंगाबाद की मिसाल दे रहा हूँ मैं, कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो आलिम भी है, मुफ्ती भी है, हाफिज़ भी है। 10-15 हाफिज़ तो मेरी नज़र में ऐसे हैं औरंगाबाद के अंदर जो रिक्शा चला रहे। लॉकडाउन में तो मैंने एक को चंबर का काम करते देखा। चंबर मेरे ख्याल से नारेगांव में रहते, हाफिज़ साहब पहले किराड़पुर में रहते थे, सलाम आदाब होता था मेरा। अचानक लॉकडाउन में मेरा सर्वे चल रहा था, तो वो हाफिज़ साहब जो चंबर साफ़ करने का काम कर रहे थे, अचानक मेरी नज़र पड़ी, तो वो मेरे को देख के पहले मुंडी छिपा ली उन्होंने। मैं बोला हाफिज़ साहब ये आप क्या कर रहे, क्या करना? बोले अंसार साहब लॉकडाउन चढ़ा, बोले कारोबार बंद है, बोले पेट के वास्ते करना पड़ेगा ना, बोले और घर बैठे कौन ला के देंगे, बोले और कोई दिंगत कब तक ला के देंगे, बोले। तो वो हाफिज़ साहब जब बात कर रहे थे उनकी आंखों में पानी आ गया था, और जब आंखों में पानी आ रहा था मेरे आंखों में तो आंसू आ गए थे कि अल्लाह ये हाफिज़ आदमी है, इसके सीने में कुरान है और ये चंबर साफ़ करने का काम कर रहा है। तो हाफिज़ साहब चंबर साफ़ कर रहे थे, मेरे आँख में आंसू आए। मतलब हाफिज़ साहब ऐसे क्या हालात आ गए? बोले अंसार साहब बोले कैसा घर किराए का, बोले 5 बच्चे हैं। देखो हाफिज़ साहब को 4 बेटी और 1 बेटा। बोले एक बच्ची की तबीयत ख़राब, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब, घर किराए का, किराएदार रुक रहे के, बोले मालिक मकान क्या करो, बोले अब ये काम मेरा, बोले अब कर लिया, बोले अब क्या करेंगे, बोले अब। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ। देखिए वो मेहनत काम कर रहे थे, हक़लाल काम कर रहे थे, मैं उस पर नहीं करूँगा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो सवाल ये है जो मेरे नेटवर्क में आए, जो चंद लोग मेरे नेटवर्क में आए, आज भी कई हाफिज़ लोग जो है तो रिक्शा चला रहे, ठीक है, मेरे को उस पर आपत्ति नहीं है, मेहनत का काम है, अच्छा काम है। लेकिन सवाल ये है कि हम उनको असली हम तालीम से लेस करें, अच्छे आला तालीम पे। कई है ना, ITI के अंदर आप जाके देखेंगे 50 कोर्स है, हमारा पास कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। 50-55 कोर्स है साहब, 50-55 कोर्स ITI के अंदर, ज़रा जाके देखो आप। 50-55 कोर्स में अगर अलग अलग बच्चों को फील्ड में डाले, कोई पेंटर है, कोई वेल्डर है, कोई टर्नर है, कोई AC मैकेनिक है, कोई क्या है, नहीं होता क्या? अरे कम से कम बच्चे अपने लेवल पर, अगर वेल्डर पास है, छोटी मोटी टपरी लेके बैठेगा, बावकार तरीके से वेल्डिंग काम करेगा और उसका एक मन माना कमाएगा 1000-500 कमाएगा, खुद कफील होऊंगा, खुद एतमादी में इजाफा होऊंगा, 4 लोगों को रोज़गार देने वाला बनेगा। लेकिन नहीं, वो हाफिज़ बनने में, मुफ्ती बनने में इतनी उम्र निकल जाती, इतना मामला हो जाता कि फिर बोलते ना एक उम्र के पड़ाव के बाद फिर वो अकल काम नहीं करती। यानी अगर 20-22 साल के बच्चे को बोले बेटा तू गैरेज में जा, कल से सीखने को जा, तो उसका दिल नहीं मानता, क्योंकि वो बालिग हो जाता। राज का माहौल तो कैसा है, मोबाइल का दौर, वो सुधर नहीं देता, फिर वो भोला भाला दौर तो है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, फिर अब कैसा होना? फिर ये आलिम लोग, ये हाफिज़ लोग, ये मुफ्ती इकराम लोग बड़ी संख्या में कहाँ जाए? ठीक है 10% 15% को कहने के मदरसों में, मस्जिदों में रोज़गार मिल जा रहा, प्राइवेट ट्यूशन के ज़रिए, जैसा भी है, जैसा हम देख रहे हैं। लेकिन बाकी जो 80-85% लोगों ने कहाँ जाना? अब कुछ लोग बोलेंगे हज़रत अल्लाह रज़ाक है ना, ऐसी कैसी बातें कर रहे तो। ऐसे हमारे पास भी सोच के लोग रहते, क्योंकि हम समाज में घूमते ना, तो हमको सबसे साबिका पड़ता, अनपढ़ से भी पढ़ता, चौथी पास से भी पढ़ता, मैट्रिक पास से भी पढ़ता, ज़्यादा होशियार से भी पढ़ता, बॉलों से भी पढ़ता, सबसे पढ़ता। तो हमको तजुर्बा ज़रा ज़्यादा रहता, मतलब क्योंकि हम लगातार फील्ड पे रहते। तो अब जो लोग सोच रहे होंगे ना, तो जनाब अल्लाह भी बोलता कि हिकमत कर, घर से निकल, अगर मैं है, या आपका भाई है, या आपका भांजा है, या आपके घर में कोई मुकम्मल तौर से अगर हाफिज़ आदमी है, ठीक है, अगर कोई मस्जिद में इमामत नहीं मिली, ट्यूशन बराबर नहीं मिले, अब उन्होंने क्या करना? बोलो, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या करना? 4-5 रास्ते हैं। कोई मदरसे के सफ़ीर बन जाना, नंबर 1, जो है तो ऑटो रिक्शा चलाना, किराना दुकान डालना, छोटी मोटी पान की टपरी लगाना, ये तिजारत, मतलब तिजारत में बरकत है, तो चपला बेच, रुमाल बेच, कटलेरी बेच, इसमें जाना बराबर। तो मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर हमारे बच्चे 12वीं पास रहेंगे, आला तालीम पास रहेंगे, तो गवर्नमेंट की योजनाएं रहती कि साहब हम 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, या ITI पास है, या कोई कोर्स पास है, तो हमको 5 लाख 8 लाख 10 लाख का लोन मिलता।
वो लोन के ऊपर लग गए वसीले से, चलो कोशिश करा के देर अवेर से लोन मिलता, लोन के ऊपर बेचारा खुद कफील बनता। अब 12वीं पास रहेगा, ग्रेजुएशन पास रहेगा, ITI पास रहेगा तो लोन मिलेगा ना। अब ऐसा हिंदुस्तान में कानून है कि कहीं कि भाई मैं 6ठी पास है लेकिन मैं आलिम दीन हूँ, मैं मुफ्ती इकराम हूँ, मैं कुरान हाफिज़ हूँ और मैं गवर्नमेंट के पास जा रहा और मदद से सनद पेश कर रहा कि मैंने 6 साल का आलिमियत का कोर्स किया, हाफिज़ बना और मेरे को 5 लाख का लोन दिया जाए। गवर्नमेंट क्या को देंगी? गवर्नमेंट क्या बोल के देंगे लोन आपको? ये बोल के देंगे कि मदद शुरू करो बोल के, क्या बोल के देंगे आपको? तो कहने का मतलब ये तमाम जो तफसीलात में बारीक बोल रहा ना, मैं चाहता था मेरी बात को 5 मिनट में ख़त्म कर सकता था, लेकिन तफसीलात इसलिए बोलना ज़रूरी है कि आम जनता के फ़हम में समझ में आ जाए, क्योंकि आप चंदा देते हैं, आप सवाल करने वाले बने, नंबर 1। नंबर 2, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कहीं ना कहीं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि आप गफलत का शिकार हैं, आप गफलत का शिकार हैं। देश में क्या चल रहा है, हालात क्या चल रहे हैं, समाज कहाँ जा रहा है, कितना बिछड़ रहा है। अरे एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश आती है काफ़ी साल पहले, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर जज, वो रिमार्क करते हैं कि देश का मुसलमान इतना बिछड़ कर रह गया है कि दलित समाज बिछड़ समाज से बिछड़ कर रह गया है। ये कौन रिपोर्ट पेश कर रहा? ये देश केंद्र सरकार की जो अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में जो कमेटी बनी थी, गठन हुआ था कमीशन का, वो रिपोर्ट पेश कर रहा। तो सवाल ये है फिर, हमारे पास बड़े बड़े धारकारी हैं, बड़े बड़े आलम दीन हैं, बड़े बड़े दानिश्वर हैं, बड़े बड़े फला है, वो क्या कर रहे थे इतने साल से? सो रहे थे क्या आप? एक हुकूमत जिस पर उंगली उठाते कि ये मुसलमानों की खैरख्वाह नहीं है, वो हुकूमत कमीशन रिपोर्ट बिठाती, उसके ज़रिए से रिपोर्ट निकल के आती। सवाल होगा ना भाई, अगर मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे चारों बच्चे एक चोर बन गया, एक गुंगारी बन गया, एक लुटेरा बन गया, एक डॉन माफिया बन गया, तो आप मेरे सवाल नहीं करेंगे? अरे हज़रत अंसारी साहब, 4 बच्चे आपके इतने बदमाश निकल गए, तो आप क्या कर रहे थे? पुंगी बंसरी बजा रहे थे? नेचुरल बात है ना। मेरे चारों बच्चे अगर एक से एक निकल गए, चोरा डाकू निकल गए, तो आप पूछेंगे नहीं यार आप तो अच्छे ख़ानदान से, फिर आपके बच्चे ऐसे टुकार निकले क्यों? समझ रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा? तो मेरे को पूछेंगे ना आप। तो ऐसा इनको नहीं पूछते कि एक बड़ी कमीशन की रिपोर्ट आ रही है, करोड़ रुपए का चंदा जा रहा है, ज़कात जा रही है, बिछड़ रहे हैं, तुम कर रहे क्या? तुमको समझता नहीं क्या कि भाई आप कुछ ज़कात का इस्तेमाल को असली तालीम में लगाना चाहिए, कमेटी गठन करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे कौन करेंगे फिर? आप मोहन भागवत साहब करेंगे आके, अब उनको ही बोलना पड़ेगा, आप मोहन भागवत साहब आप तुम करो, आप वैसी बात हो रही ना, फिर अब आपको बुरा लग रहा होगा, बात वैसी जा रही ना। अरे भाई इतनी बड़ी तबाही की रिपोर्ट आ रही, तो जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं, बड़े बड़े जो जमातों के जिम्मेदारान हैं, जिनके पीछे लाखों करोड़ों पब्लिक है, तो ये आपको सर्वे नहीं आता क्या? आप तो शब रोज़ मसले मसाइल में उलझे हुए रहते ना, अखबारात पढ़ते, बयानात पढ़ते, सर्वे रिपोर्ट में शामिल रहते, सारी बात रहती, तो फिर आप क्या कर रहे थे? सवाल है ना, मैं भी उम्मत का फ़र्द हूँ, बहैसियत उसके सवाल कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे थे? आप खाली ये बोलेंगे नहीं हुकूमत बदमाश है, हमको तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो आपके घर में घुस के मारे क्या उन्होंने? घर में घुस के जो तो बर्बाद करे क्या? उन हाथ पकड़ के रोके अपने मुसलमान के बच्चों को? नहीं तुमने स्कूल पढ़ना नहीं, नहीं तुमने कॉलेज पढ़ना नहीं, नहीं तुमने ITI पढ़ना नहीं, तुमने उद्योग करना नहीं, हाथ पकड़ के रोक रहे हो। कानून कायदे सबके लिए ज़िंदा है, अभी भी ज़िंदा है, इतने पुरफितन हालात में भी कानून ज़िंदा है और सही फैसले आ रहे हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये तमाम जाविये से बोलने का मेरा जो निचोड़, आप निचोड़ बोल रहा हूँ मैं आप, कि वक्त आ गया है मुल्कगीर सतह पर हिंदुस्तान में जितने हज़ारों मदारिस है, उनको आप कॉलेज में, हाई स्कूल में, मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उसमें कन्वर्ट कीजिए। और जो हाफिज़ बनने वाले बच्चे हैं, मुफ्ती बनने वाले बच्चे हैं, आलिम जो बनने वाले बच्चे, उनको सलेक्शन करो। जो बच्चे सलाहियत रखते, शौक़ रखते, उनको जो है तो आलिम बनाओ, फाजिल बनाओ, मुफ्ती बनाओ। हमारे पास क्या हो रहा? माँ बाप गरीब है, 6 बच्चे हैं, पाले नहीं जा रहे, 2 बच्चे डाल दिए। भाई बाप का बाप मर गया, आप ख़ानदान में कोई नहीं, अब क्या करना भाई? अब 3 बच्चे क्या करेंगे? 2 बच्चों को मदरसे में डाल दिए। क्या करना भाई? उसका बाप बदमाश है, जान दो, ये बच्चे बढ़ेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, मदरसे में डाल दो।
जान दो भाई, आप क्या करेंगे, कुछ घर किराया क्या वन वन करते फिर रहे, क्या कर रहे, मदरसे में डाल दे भाई, थोड़ा बहुत कुरान हदीस की याद हो जाएगा, इंसान बन जाएगा। ये तस्वुरात है, ये मैं मुशाहिदे की रोशनी बात कर रहा। और ऐसे मैं सैकड़ों लोगों से मिल चुका, और वक्त पड़े तो आपको मिला भी सकता। आप बोलेंगे इतना बड़ा आंकड़ा तुम कैसा बोल रहे, तो मैं कुछ सबूत रख के बात कर रहा, हवा में बात नहीं कर रहा। मिला सकता है मैं ऐसे लोगों को। बताइए ना आप, आज कई हाफिज लोग हैं तो एजेंट का कारोबार कर रहे। मैं टीका नहीं कर रहा, मैं इनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा। कई हाफिज ऐसे हैं जो ज़मीन का कारोबार कर रहे। ठीक है भाई, अब देखिए तो अल्लाह जाने, रसूल जाने, उनकी नीयत जाने, लेकिन जाहिर सी बात है झूठ बोलना पड़ता। ज़मीन अच्छी नहीं अच्छी बोलना पड़ता, चुप रखने को देना पड़ता। अरे भाई ले लो, आगे चल कर डिमांड आने वाला है, बड़ा चढ़ा के बात करना पड़ता। तो कहने के झूठ हो रहा ना, और सीने में क्या है, कुरान है। क्या है तो बोले आलिम साहब है, क्या है तो बोले मुफ्ती साहब है। ऐसे कुछ लोग हैं, ज़्यादा तादाद में नहीं है, जो खामोशी में कारोबार कर रहे। उनको पूछे क्यों कर रहे, तो बड़े भाई हम मेहनत कर रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम तिजारत कर रहे, हम कारोबार कर रहे, ये ऐसा तर्क दे रहे। अब खैर मैं किसको ना किरदार कशी करना नहीं चाह रहा। मैं तमाम उलमा इकराम को और जमातों के ज़िम्मेदारान को और तमाम मदरसे वालों को कहना चाहता हूँ, ज़रा होश में आइए। आप ज़रा होश में आइए। पता है आपको क्या चल रहा, आपको पता है, पता नहीं आप खामोश क्यों है, लेकिन मैं इसके माध्यम से आपको जोड़ना चाह रहा। ज़िला परिषद, महाराष्ट्र सरकार से बड़ा कोई नहीं होता, समझ रहे आप। अल्लाह तो है, लेकिन एक दुनिया एतबार से बड़ा मैं। सरकार से ताकत को रहता क्या, नहीं रहता। तो वो सरकार भी दिमाग लड़ा रही कि भाई एक गांव में कितने स्कूल है, 15 स्कूल है, बच्चों की संख्या कम ज़्यादा हो रही। तब क्या करना, 15 स्कूल को 7 स्कूल में कन्वर्ट करो, यानी 8 स्कूल को बंद करो। वो बच्चे इधर कन्वर्ट करो, टीचर को सरप्लस में लो, इधर भेजो उधर भेजो उधर भेजो, ताकि ख़र्चा बचेगा, तनख्वाह बचेंगी, किराया बचेगा, लाइट बिल बचेगा, और बहुत से खर्चे बचेंगे। ये कौन सोच रहा, हमारा सरकार सोच रही नहीं, अमल चालू है। तो आप कब सोचेंगे कि औरंगाबाद के अंदर कितने मदरसे होना चाहिए, एक मदरसे में कितने बच्चे हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि भाई को मदरसे 10-12 एक मदरसों का बोर्ड बनाया जाए, और एक मतलब फ़र्ज़ करो अगर 100 मदरसे चढ़े, अगर आपको ऐसा लगता है कि 50 मदरसों में काम धक सकता, तो 50 मदरसों को बंद कर दो। बंद बोले तो बंद मत करो, उसको अंदर स्कूल खोलो, हाई स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो। सरकार को बोलो कि बोलना भाई आप तो प्राइवेट कर रहे ना, तो हमको परमिशन दो। सरकार परमिशन देती। अब सवाल ये तनख्वाह कौन देंगे टीचरों की, सवाल है ना ये। तो मेरी आपसे गुजारिश है और कौम से गुजारिश है कि आप है ना तो स्कूल कॉलेज के नाम पे चंदा दो, ज़कात दो, अतिया दो। हमारे पास निज़ाम कैसा है, अगर एग्ज़ाम्पल दे रहा मैं, अगर मस्जिद में ऐलान होगा कि भाई गरीब बच्चे की शादी है और आपसे चंदे की दरख्वास्त है, जाते को चंदा दे के जाइए। जुमे में ऐलान हो गया तो मालूम है कितना चंदा जमा होता, बामुश्किल 3000 से लेके 5000, ख़त्म। ऐलान काय का हुआ, गरीब बच्ची की शादी है। इल्ला माशाल्लाह कहीं भी खुद ज़्यादा कम हो जाता, बात की बात है, लेकिन तजुर्बे की रोशनी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। ऐसे वाक़यात को मैंने आंखों से देखा हूँ। उनको पूछा हूँ कि साहब चंदा कितना हुआ, तो वो बोले अंसार साहब 3, 3.5, 5 ऐसा हुआ। ऐसा 5-6 वाक़यात मैंने देखा हूँ। और दूसरी तरफ आइए आप, मस्जिद के आलिम साहब खड़े रहे, धुएंधार तकरीर चढ़ी, अरे मुसलमानों अल्लाह का घर तामीर करना है, अल्लाह आखिरत में घर बनेगा। अगर आप मस्जिद का काम करेंगे, मस्जिद बनेंगे तो अल्लाह आलीशान जन्नत में आप घर बनेगा। अरे बाप रे, ऐसे धुआंधार तकरीर, ऐसे धुआंधार तकरीर, और दुआ भी नहीं होने देते। देखो ख़ास बात, दुआ भी नहीं होने देते। एक आदमी लेके झूली लेके फिरता, डब्बा लेके झूली लेके, उसका चंदा कितना होता मालूम, 50,000 से लेके 1 लाख के आसपास। और कुछ लोग तो इरादे में नाम लिखा देते कि साहब मैं पाकिट लाना भूल गया, एक काम करो मेरा नाम लिख लो, मेरा फ़ोन नंबर ले लो, मैं आपको फ़ोन पे मार देता या चेक दे देता या दे देता। यानी कुल मिला के 1 लाख रुपये जमा हो जाता। काय के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। अब यहाँ गरीब बच्ची की शादी का ऐलान हुआ, कितने जमा हुए, 3000 से 5000, को 50 दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 20 रुपये दे रहा है। तो बताइए। और हमारे पास ऐसा निज़ाम भी नहीं है इज्तिमाई शादिया का कि उलमाए किराम की तरफ से हर साल, चाहे जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, अहले सुन्नत जमात हो, अहले हदीस हो, मुत्तफ़क़ा तौर से, ठीक है भाई अगर आप एक जगह नहीं आते ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम भाई तबलीगी जमात के ज़िम्मेदार है। भाई तबलीगी जमात की तरफ से ये साल 101 शादी का एहतमाम किया गया। देखने में नहीं आता कि चंदा जमा कर रहे,
चंदा जमा करके गरीब बच्चों की शादी करा रहे, गरीब बच्चों की शादी करा रहे। नहीं, कभी वक़्त एक आधी बार सुनने में आ जाता, प्री प्लान हर साल को साल नहीं होता, नहीं होता। हाँ, मदरसे के वास्ते चंदे हो जाते, मस्जिद कायम करने के वास्ते चंदे हो जाते, कहीं सैलाब आ गया मुसलमान के बस्ते बचड़ गए तो वहाँ हो जाते, कहीं दंगे फसाद हो गए मुसलमान के बस्ते में आग लगा दी गई तो वहाँ चंदे हो जाते, 150 बच्चे मुसलमान की जेलों में बंद है गए तो वहाँ चंदे हो जाते, मगर तामीरी मुस्बत में नहीं होते। अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी हिंदुस्तान में मदारिस चल रहे हैं वो अब स्कूल कॉलेज के नाम पर चलाए जाए और उसके ज़ेर इंतज़ाम मदरसों को चलाया जाए और सेलेक्टेड बच्चे लिए जाए जो ज़ौक़ शौक़ रखने वाले हैं, जिनके माँ बाप अच्छे हैं, जो माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी हाफिज़ा बने, मेरा बेटा हाफिज़ बने, मेरा बेटा आलिम बने, मेरा बच्चा मुफ्ती बने। ऐसे बच्चों को पली प्राथमिक दो, अवलियत दो, इनको बढ़ाओ। 1 लाख बच्चे मत निकालो हिंदुस्तान से, 1 लाख बच्चे मत निकालो, 10,000 निकालो। जब बोलते हैं 313 थे, समझ रहे ना आप, ऐसे निकालो कि जिनकी बात में, जोश में, तकरीर में असर हो। न क्या है, सैकड़ों तादाद में घूम रहे, हम देख रहे ना। कहाँ से फारिग है आप? कोई बोलता इधर से, कोई बोलता उधर से, कोई उधर से। क्या कर रहे? तो बोले वो बेकरी का आइटम पार्सल कर रहा। बोले क्या काम कर रहे? तो बोले वो कटलेरी बेच रहा। बोले खैर मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, अरे भाई अल्लाह देने वाला रोज़ी है, बात सही है। लेकिन सवाल ये है कि सब आप जब मैट्रिक पढ़ेंगे नहीं, 12वीं पढ़ेंगे नहीं, ग्रेजुएशन पास पढ़ेंगे नहीं, आला तालीम में जाएंगे नहीं, हाँ, फिर गवर्नमेंट को बोल के क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट तो बोलेंगे ना। और गवर्नमेंट समझ रहे ना आप, वो आपसे ज़्यादा 10 पर 50 पर होशियार है। उनको मालूम है महाराष्ट्र में कितने बच्चे मैट्रिक के अंदर ज़ेर तालीम है, उनको मालूम है 12वीं में बच्चे कितने मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास आंकड़े। अब उनको मालूम है कि भाई मुसलमान के बच्चे 2-5% आ रहे। अब नौकरियाँ लिखड़ी तो हम क्या बोले, हमको नौकरी नहीं दे रहे। अरे कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? उनका क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन पास होना। तुम्हारा बच्चा समझो मैट्रिक पास है, कहाँ से अपने बाप को नौकरी नहीं मिलती हो? समझ रहे आप? अब फिर वो आप बड़े आलिम दीन है, जो भी है, बदगुमानी नहीं है आपसे, आपको नौकरी मिलती क्या? नहीं मिलती ना। फिर क्या बोलते हैं? फिर एक सुनने में आता है, देखो अमूमी तौर से, अरे क्या माना लोग हो गए यार, दाढ़ा टोपिया वाला भी यार ऐसे काम कर रहे। आपने सुना होगा, देखो अरे यार उन्होंने क्यों फला ने ऐसे घटना हो गई, ऐसा होगा वैसा हो गया। ये घटना घट रही क्यों? ये लोग इतनी ज़रूरत के साथ, एक आम आदमी ऐसा जुमला इस्तेमाल कर रहा है क्यों कि दाढ़ी टोपी वाले भरोसा नहीं करना। ये जुमले कह रहे हैं साहब, मैं चश्मिद गवाह हूँ। ये लोगों में इतनी हिम्मत हौसला कहाँ से आया? जबकि हमारे आलम दीन अंबिया के वारिस है, उनका मर्तबा बड़ा आला है। तो आपके बारे में लोगों के दिल में ये बदगुमानी पैदा हो रही क्यों? यह इसकी एक वजह नहीं है, इसकी कई वजह हैं। और उसकी पहली बुनियादी वजह क्या है? असली तालीम में हमारा गलबा होना। तो वहाँ से जो मुख्तलिफ़ रास्ते हैं गवर्नमेंट के ज़राए से रोज़ी रोज़गार पाने के, उसके ऊपर तुमको जस्तजू करना पड़ेंगी, प्री प्लान करना पड़ेगा। मदरसों के ज़ेर इंतज़ाम कॉलेज, मराठी कॉलेज, उर्दू कॉलेज, इंग्लिश मीडियम आपको चलाना पड़ेंगे। जब जाकर मुसलमान के बच्चे भी डॉक्टर बनेंगी, नर्सेज बनेंगी। और यहाँ क्या बोलते, अरे यार वहाँ पर सरकारी में गए ना, बोले वहाँ वो मर्द रहते, बोले डिलीवरी के वास्ते। बोलो आप, ये औरंगाबाद की मिसाल दे रहा हूँ। वहाँ गए ना, बोले यार पत्रकार साहब वहाँ आदमियाँ रहते, बोले यार डिलीवरी करते। बोले अरे भाई, तो फिर मुसलमानों की जो बेटियाँ मदरसे में पढ़ रही, तो चंदे के, ज़कात के, इसके ज़रिए से 150 मुसलमान के बच्चों को डॉक्टर बनाओ ना। उनको बोलो कि हम तुमको पढ़ा रहे, तुमने कौम का काम करना, 50% कौम का काम करना, 50% कमर्शियल चलना। नहीं कर सकते ऐसा, खाली ऐसा बोल रहे। अरे यार वहाँ आदमियाँ रहते, बोले यार आप किसको लाते हैं? फरिश्ते को लाते ऊपर से। साहब जान जल रही, साहब जान इसलिए जल रही कि मैं अदना सा आदमी, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं एक रोड का आदमी है, मगर इतना है कि जी शऊर है, थोड़ी समझ भी रखता हूँ। तो इतनी बात है, इतना आगे का पिक्चर मेरे को फ्यूचर समझ में आ रहा। अरे आप तो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं ना, फला मुफ्ती साहब, फला आलिम साहब, हिंदुस्तान के माए नाज आलम दीन, फला सजाद नशीन, फला अम्मुक, फला मुतवली, ये और चिराग तले अंधेरा। और क्या तो बोला, ऐसी कौम है कि जिसको कहा गया कि पढ़। और सस्तर कमेटी क्या बोली? सबसे ज़्यादा अनपढ़ मुसलमान। और कुरान में क्या लिखा हुआ है? पढ़ पढ़। क्या पढ़ भाई? और किसको पढ़? कैसे पढ़?
इसके रास्ते नहीं बनेंगे, इसके ऊपर वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, अब प्राइवेटाइजेशन हो जाता। मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ते, अब नहीं पढ़ते। अब धीरे धीरे मदरसे शिकंजा कैसा जा रहा, जो मामला चला अड़ाम चंदा आया गया, खैर बदगुमानी नहीं है, मैं आपकी बदनामी नहीं कर रहा, लेकिन अगर सरकार आपसे सवाल कर रही है कि चंदा आया तो कहाँ गया, कैसा गया, आपको हिसाब पता बताओ, तो हम उससे चढ़ा लेते ना मदरसे की तरफ आँख उठा के देखना नहीं। अरे बाबा क्यों देखना नहीं, देश की सालिमत का मसला है, पूछेंगे ना आपसे, हो बताओ उनको वेलकम बोलो, बोलो मैं ये आया, इतना गया, इतना बाकी है। डर रहे क्यों आप, डर रहे क्यों? आप आलम दीन है, मुफ्ती इकराम है, अल्लाह का खौफ आपके पास है, कुरान आपके सीने में है। आपने तो बोलना दिन में मत आओ, रात के 2 बजे आके चेक करो, तुमने तो ऐसा बोलना। तुम तो बोलते खबरदार हमारी तरफ उठा के देखना नहीं। क्यों देखना नहीं, क्या चढ़ा अंदर, शक नहीं पैदा होता फिर? अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे यार, हमारी तरफ देखना नहीं? अरे तुम बोलो ना, आइए ना, आओ, और उनको फिर बाद में ये बोलो, देख लें साहब कितने बच्चे पढ़ रहे, 10,000 बच्चे पढ़े, ये सख्त खैरात से चढ़े। फिर उसको बोलना कि हुकूमत को सिफारिश करो कि तुम भी मदद करो, हिकमत से काम नहीं होते। लेकिन नहीं, बहरहाल कहने का मतलब ये आ रहा कि आप हिकमत से काम करो और मस्जिदों के अंदर मकतब को ऐसा कायम करो, मस्जिदों के अंदर, मस्जिद में ऐसा निज़ाम बनाओ कि महल्ले जाते सतह पर जो माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज़ बने, आलिम दीन बने, तो वो सुबह शाम तक वहाँ रहे, या तो मस्जिद में क़याम करे, अलग कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए रहने सहने का, या तो घर पे आके आराम करे, कॉलेज भी पढ़े, स्कूल भी पढ़े और हाफिज़ बने। ज़रा माहौल को चेंज करना पड़ेगा, हालात कशीदा होते जा रहे, कंपटीशन का ज़माना है, मुकाबलारी का ज़माना है। पहले मैट्रिक पास को मैट्रिक पास पे डीएड पास होता था, आज से 20-25 साल पहले, समझ रहे आप? यानी पहले मैट्रिक को भी वैल्यूएशन थी, अब 12वीं भी मामला आया, अब 12वीं भी ख़त्म हो गई, अब ग्रेजुएशन भी मामला आ गया, हो सकता है कि मामला और आगे बढ़ जाएगा। और हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे, 4वीं, 6वीं, 8वीं और मैट्रिक। वजह बता दिया मैंने आपको, महंगे का दौर है, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, जब प्राइवेट स्कूल बन जाएंगे, प्राइवेट सब खानगी हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है भाई महंगे का दौर है। कुल मिला के सालाना जो है तो 10-12-15 हज़ार माँ बाप कहाँ से लेंगे? 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से लिखेंगे? अब जाहिर सी बात है, अब 4 बेटे हैं और बाप की अगर हैसियत अगर 2 बेटी की पढ़ाने की है, 1 को पढ़ाने की है, 3 बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, वही 4वीं 6वीं पास जैसा चुप चुप के पास हो जाएंगे। कोई मतलब गैरेज में लग गया, कोई किधर लग गया, चमक गया तो चमक गया, न तो बह गया। फिर वही हाथ में कड़े, हाथ में अंगूठियाँ, बड़े बड़े बाल, शाहरुख खान आधे आधे, और बाद में पुलिस वाले मार मार के करते हैं और डबल आधे। ये हालात चल रहे साहब, ये हालात चल रहे, ये मैं देख रहा हूँ, ये ज़मीनी रिपोर्ट में आपको बड़े अदब एहतराम से पेश कर रहा हूँ। इसके ऊपर सीरियस हो जाइए आप, और पूरे हिंदुस्तान में मदरसों के ज़रिए से आप बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि मदरसे उन हालात में क़ायम हुए जब मुसलमान का दीन ख़तरे में था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, हालात बदल चुके, अब हालात हमारे दीनी एतबार से कंट्रोल में, माशी एतबार से यकीनी तौर से हम घाटे में, लेकिन दीनी एतबार से आज भी हम कहीं ना कहीं कंट्रोल में हैं। अब हम बिछड़ के कहाँ रह गए, असली तालीम में रह गए। तो आपका काम है कि हर मदरसे के ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि मस्जिद में अगर ऐलान होता है तो वो सफ़ीर नहीं ये बोलना चाहिए कि फ़ला फ़ला मदरसे से आया हूँ, और ये मदरसे के साथ साथ बच्चों को मैट्रिक तक 12वीं तक पढ़ाया जाता है, और उसी के बाजू एक बिल्डिंग है और उसका ख़र्चा इतना है, और स्कूल में पढ़ाने वालों के टीचर की, लेक्चरर की तनख्वाह आपके चंदे से, ज़कात से, अतिया से अदा की जाती है। ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए आप, तो जब जाके इनकलाब आएगा, जब जाके इनकलाब आएगा, न तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। ये वो बहुत सूरत हाल नाजुक बनी हुई है, और मेरे से कई गुना आपको समझता, तो आप ज़रा इनकलाब पैदा करो। आजकल लोगों में क्या है मालूम, क्या बड़े हज़ारों लाखों मुसलमानों में ये तस्वुर कायम है, ये तासुर कायम है कि हमारे बड़ों को हमसे ज़्यादा समझता, हमारे बड़े जो करेंगे सही करेंगे। उसका नतीजा ये निकला कि हम खप गए, 75 साल में हम खप गए। अरे वो रोज़ी रोटी का छोड़ो, अरे हम तालीम के मैदान में बिछड़ गए। जिसके कुरान में लिखा जिक्र है कि तू पढ़, तो कम से कम हमारे जो बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं उन्होंने तालीम के मैदान में तो मुसलमानों को आगे करना था कि भाई दीन भी हासिल करो, 12वीं पढ़ो, ग्रेजुएशन करो, डीएड करो, बीएड करो। चंदे से आजकल निज़ाम नहीं बना सकते क्या आप? निज़ाम नहीं बना सकते क्या? तो बोले पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह ने दिया है, और एक तालीम का निज़ाम संभाल नहीं सक रहे, और कौम देने को बैठी हुई। अरे बाबा फिर आप खोल खोल के बताएंगे, फ़ायदे बताएंगे, कौम देंगी ना। आजकल तो मदरसे के नाम पे लोगों को बेचैनी फैली हुई है। जो पेपरों में आया, जो कई तरह के फ्रॉड आए, फर्जी मदरसे पकड़े गए, फर्जी सफ़ीरा पकड़े गए, तो लोगों को भरोसा उड़ गया ना कि साला ये क्या चढ़ा, हमने देना कि नहीं देना। यानी आप दीनदारी से भी बिछड़ के रह जा रहे, यहाँ बिछड़ के रह जा रहे।
अब अंजाम क्या निकलेगा? अब अंजाम क्या निकलेगा? ये तमाम तफसीलात आपको इसलिए बोलना था कि आप तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं, इज्तिमाई शादी का तमाम जो है, जमात इस्लामी है, अहले, ये हर साल करो आप, 2-5 साल में एक बार कर ले नहीं चलता। हमारी रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट है, हम देख रहे क्या मामला चल रहा। अगर जाके देखना है ना, मैं आपको 4-5 मुकामात की निशानदेही करा रहा। शाम के टाइम सिद्धार्थ गार्डन तरफ जाके देखना, शाम के 9 बजे के टाइम टीवी सेंटर तरफ जाके देखना, चिगल थाने की तरफ जाके देखना, बाबा पेट्रोल पंप की तरफ जाके देखना। जाके देखो आप, वहाँ बोलेंगे यार ये पत्रकार बोलने का चाह रहा। जाके देखो आप, सब समझ में आ जाएगा, आपकी हवा टाइट हो जाएंगी, आप शर्मिंदा होकर नीची मुंडी करके आएंगे। जाके देखो आप, मैं इशारा बोल दिया आपको, जाके देखो आप, एक हफ्ता घूमो रात के टाइम, क्या चल रहा, कहाँ क्या चल रहा, समझ में आ जाएगा। इतने बुरे हाल चल रहे। कहने का मतलब ये है, तमाम इस्लामी तंजीमों की जिम्मेदार साहब गुजारिश है, आप ऐसा निज़ाम तरतीब दे दो, कम से कम 10 साल ऐसा निज़ाम तरतीब दे दो कि हर साल हर जमात ज़िला जाती सतह पर 100, 150, 200 शायदा करेंगे, आप इज्तिमाई शायदा करेंगे। माहौल क्रिएट करो ताकि हमारे जो बेटियां बच्चे, हम आप देख रहे हैं ना, गए साल का आंकड़ा है मुल्कीर सतह पर, मुल्कीर सतह पर गुज़श्ता 10-12 साल का आंकड़ा है, 40 लाख मुसलमानों की बच्चियों ने अदर समाज में बच्चे की शादियाँ करी। क्यों करी भाई? कुछ तो वजह होंगी ना। उनको मालूम है कि भाई माँ बाप गरीब है, सारी बात है। और ज़कात का निज़ाम जो है तो अलग चल रहा। ज़कात के निज़ाम में मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, उनके विकास की बात नहीं हो रही, उनको रोज़गार दिलाने की बात नहीं हो रही। हद तो ये हो गई कि मुसलमानों के बेटे शादी के वास्ते मोहताज है, वहाँ भी ज़कात का निज़ाम नहीं है। जबकि जमात इस्लामी मतलब इस्लामी जमातों के तमाम जो ज़िम्मेदार हैं वो ज़िंदा है, जमातें तमाम इस्लामी तंजीमें ज़िंदा है, उसके बाद भी ये हाल है कि मुसलमानों के बच्चे इंतज़ार में बैठी हुई है। तो फिर आप क्या काम के, क्या काम के? थोड़ी मेहनत करना पड़ेंगे ना आपको। खाली एक आधी बेटी भाग गई, अरे भाग गई माता पिट रहे, भाग गई। अरे अभी भी करो ना, वक्त से पहले कर सकते ना। थोड़ी तकलीफ होंगी, लोगों की बातें सुनना पड़ेंगी, लोग इनकार करेंगे, लोग हो सकता है बातें सुनेंगे, ये करना पड़ेगा ना। आप खुद बोलते ना, हमारे नबी को इतने पत्थर मारे गए, खून मुबारक निकला। कहाँ से बोलते? मेंबर से बोलते। तो यहाँ मार नहीं खाते, यहाँ 2 बातें सुनते, सुन लो भाई, अल्लाह इसका अजर देगा। समझ रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ साहब? इसके अंदर दर्द छुपा हुआ है। मैं बहुत सी बातें खुल के नहीं बता रहा आपको। अगर मैंने सबूत साथ चंद बातें पेश कर दिया ना, सबका सर नीचे हो जाएगा। कभी दिल बोलता वायरल कर दूँ, बोलता जान दो यार, तकलीफ होती है साहब करके। मैं बोल रहा हूँ, मैं बावला दीवाना या मुझे बिलग्गा नहीं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वक्त हालात का तकाजा है, इज्तिमाई शादी का निज़ाम दो, नंबर 1। नंबर 2, तमाम हिंदुस्तान में इतने मदारिस चल रहे हैं, ऐसा सिस्टम बनाओ कि मदरसे के ज़रिए से मुकम्मल तौर से 12वीं जमात तक, पहली से लेके तो 12वीं तक, चाहे उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, अपने इस्तात के मुताबिक, ज़मीनी हकीकत के मुताबिक, हल्क़े जात के मुताबिक, ज़राए आमदनी के मुताबिक, समझ रहे आप, तमाम हालात को देखते हुए ऐसा निज़ाम तश्कील दो। और हर मदरसे के हर मस्जिद में अब आने वाले रमज़ान से ऐलान होना चाहिए कि ये फ़ला मदरसे से आया हूँ, और मदरसे के ज़ेर इंतज़ाम एक हाई स्कूल चलाया जाता है, एक कॉलेज चलाया जाता है, और आपकी चंदे से, आपके एहतियात से स्कूल का और कॉलेज का निज़ाम चलाया जाता है। और उसके अंदर गरीब बच्चों से बराए नाम फ़ीस ली जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब रुपये की जगह 4 आने जब खर्चा आएगा तो जाहिर सी बात है मुसलमान के बच्चे कॉलेज पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, आला तालीम पे जाएंगे। अब गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करो, गवर्नमेंट को बोलो कि आप माइनॉरिटी के नाम पे कोई स्कीम देते ना, थोड़ा साल में एक बार 5-25 लाख दे दिया करो फंड के नाम पर, हम अपने आप को संभाल लेते। थोड़ा गवर्नमेंट से मदद लो, थोड़ा तुम आगे बढ़ो। खाली मदरसे खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, कभी बुरखा खतरे में है, और बाकी क्या चढ़ा वो खतरे में नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जज्बाती इश्यूज से ज़्यादा जो बुनियादी मसाइल है, हमारे ज़मीनी मसाइल है, जिससे लाखों मुसलमान जूझ रहे हैं, इसके ऊपर आपको बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दानिशमंदी के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ चलना पड़ेगा। नहीं, इतने बुरे हाल होने वाले हैं, इतने बुरे हाल होने वाले हैं कि अल्लाह ना करे कि कल आपको भी नहीं गिनेंगे कौम, आपको भी नहीं गिनने वाले, आपका भी एहतराम नहीं करेंगे। अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं आपसे माफ़ी मांग के बढ़ रहा हूँ, आपका भी एहतराम नहीं करेंगे। बोले हज़रत तुमने क्या करे, हमको क्या पढ़ाए, ज़कात से हमको क्या फ़ायदा मिला, हम 4वीं पास रह गए, हम 8वीं पास रह गए, हम 10वीं फेल रह गए, हमको किन्हें पढ़ाया, हम तो पढ़ना चाहते थे, हम तो यतीम थे, किन्हें पढ़ाया नहीं। ऐसी बातें निकलेंगी, जब क्या जवाब देंगे, जब क्या ये बोलेंगे हमने ठेका लिए क्या, कि ये बोलेंगे पैदा क्यों करे थे माँ बाप ने, ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप?
बहरहाल हज़ारों बातें हैं, लाखों बातें हैं। अगर मैं नॉन स्टॉप बोलते बोलते बैठूँ, मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ, हवाले के साथ कह सकता हूँ, शवाहिद के साथ कह सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बातें, क्योंकि आप बड़े जी शऊर लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, बड़ी गहरी आपकी नज़र रहती है, दानिश्वर की, स्कॉलर की, उलमा इकराम की। तो मैं समझता हूँ आपके लिए इतना इशारा काफ़ी है। और आप इशारे को मत, ज़रा खुल के आ जाइए, आप खुल के आ जाइए। और खाली वो गंगा जमुना तहजीब, संविधान, सेकुलरिज्म, ये मीठे बातें ठंडे बातें जो है ना, इससे कौम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, नुकसान पहुंच चुका है। उसकी बुनियाद पे मैं जल लौट के कह रहा हूँ, आपको ताना नहीं दे रहा हूँ, आपकी किरदार कशी नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे बड़े हैं, अगर तो मैं किसके पास जाऊँ? आप अगर मैं अपने बड़ों के पास, मैं अगर समाज का बंदा हूँ, मेरी तकलीफ़ है, मेरी समाज को अगर तकलीफ़ होती है, मेरे जहन में कुछ ख़याल आते हैं, कुछ सवाल आते हैं, तो वो सवाल को लेकर, वो मुतालबात को लेकर, वो अपील को लेकर, वो दर्द को लेकर, मगर मैं आपके पास नहीं सदा लगाऊंगा। किसके पास लगाऊँ? RSS के पास लगाऊँ, मोहन भागवत साहब के पास लगाऊँ, शिवसेना के पास जाके लगाऊँ, BJP के पास जाके लगाऊँ? कहाँ जाके लगाओ भाई? जरा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग इतराज़ करेंगे, अरे हज़रत ऐसा तुमको मालूम क्या चढ़ा, अंदर क्या चढ़ा, बाहर क्या चढ़ा, जो ऐसा बोला अंदर क्या बाहर क्या चढ़ा। जब 5 हीरी बताए ना, सड़क को जाके देखो, आंखें टाइट हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगे हम कितने पानी में हैं। समझ गए ना? बस इतना मैं समझता हूँ, इतना काफ़ी हो गया। और मैंने अपना हक अदा कर दिया। अब ये आखिरत में आपके लिए हुज्जत बन जाएगा कि ये पागल ने, ये दीवाने ने कौम के नाम पर तुमको आवाज़ दी थी, तुमने इसकी जांच क्यों नहीं की? तुमने इसका सर्वे क्यों नहीं किया? उन्हें इतने हवाले से बात कर रहा था, अखबार की मिसाल दे रहा था, कमीशन रिपोर्ट पेश कर रहा था, तुमने दीवाने की बात पे अमल क्यों नहीं किया? आज मुझे आप हंसेंगे, अरे बोलेंगे कहीं आते कहीं जाते, लेकिन कल यही सदा, कल मेरा दर्द यौम आखिरत में तमाम जो जिम्मेदारान है एक पकड़ का बायस बन जाएंगे। याद रखिए आप। उम्मीद करता हूँ कि चंद तल्ख बातों को नज़रअंदाज करते हुए पॉजिटिव अंदाज से, मुज़ अंदाज से आप लेंगे। यही आपसे मेरी सदा है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।